चुनावी सभा में अगर अपनी जात बता करके वोट ले रहे हैं तो सवाल तो उनसे उत्तर प्रदेश को आप 4 हिस्सों में बांट दें और उसके बीच में आप सीटों का बंटवारा कर दें। अब इस तरह की पॉलिटिक्स गठबंधन को इतना आसानी से आपने नहीं, जाति रहेगी तो निश्चित रूप से कास्ट पॉलिटिक्स ने भी कास्ट पॉलिटिक्स की है, बीजेपी आज कास्ट पॉलिटिक्स। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी मेरठ कॉलेज मेरठ में फिजिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन सियासत के बड़े जानकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस समय देश के लगभग 8-10 बड़े चैनल्स में वो लगातार एनालिसिस करते हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छी खासी पकड़ उन्होंने पिछले 10-15 सालों में बनाई है, ख़ास तौर पर सोशल इंजीनियरिंग जिसे कहा जाता है उस पर, कास्ट पॉलिटिक्स पर, और जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छा खासा काम उन्होंने किया है। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। राणा जी और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। क्या चल रहा है इस समय सियासत में यूपी की? देखिए राणा जी, ये सच है कि देश की जो राजनीति है उसका सेंटर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, स्पेशली पश्चिम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का प्रभाव रहेगा। तो यूपी में अगर हम देखें, अतीत में जाएं जी, तो एक वो वक्त था जब कांग्रेस का एक छत्र राज था पूरे देश में, यूपी में ही नहीं, और फिर चौधरी चरण सिंह आते हैं और वो अजगर का एक नारा देते हैं, किसान जातियों को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं और बदलाव लाते हैं, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हैं वो इसी इक्वेशन से। ये एक बड़ा समीकरण था जातियों का। अगर कहा जाए तो भारतीय राजनीति में कास्ट बेसिस पर जो सोशल इंजीनियरिंग का जो एक्सपेरिमेंट था पिछड़ों को एकजुट करने का, वो बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग उन्होंने किया। जी। उसके बाद काशीराम जी आए, उन्होंने दलितों की और पिछड़ों की एकता बनाने की कोशिश की और उसी का रिजल्ट रहा कि बीएसपी जो है सत्ता में आई। लेकिन आज वो जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है उसको आप कहाँ पाते हैं? वो जो इक्वेशन है, जो चौधरी चरण सिंह का इक्वेशन था, वो जो काशीराम जी का इक्वेशन था, वो कहाँ है? नहीं, देखिए राणा जी, 2 चीज़ें हैं आपको। देखिए, आप अभी राजनीति में आपने जाति को पहचाना है। इस देश के मूल में जाति है। भारतीय जो परिवेश है, जो पूरा का पूरा प्रायद्वीप है, यहाँ के मूल में जाति है। यहाँ धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप जाति परिवर्तन करने का आपके पास अधिकार नहीं है। आप अगर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखेंगे तो आपको इस्लाम में जाति नज़र नहीं आएगी, लेकिन वही इस्लाम अगर आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो यहाँ आप जाति धर्म परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन यहाँ जाति परिवर्तन नहीं होती नेचुरली। अभी तो देखो हमको लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स है ना। अभी तो आपने सिर्फ राजनीति के अंदर जाति को पहचाना है। गीत में, संगीत में, फिल्म में, कला में, लेखन में, मतलब आपका किसी भी तरह का कोई एक ऐसा फील्ड है नहीं कि जहां राजनीतिक गठजोड़ ना, खेल में है ना। आप मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोच किस जाति का है तो खिलाड़ी भी लगभग आपको उसी जाति के दिखाई देते हैं। ये अब मैं आरोप की बात नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब, आपकी राय से सहमत और असहमत हो सकते हैं। जी। आप खाली आरोप वाली बात नहीं है, आप अपना नजरिया, अपना विजन खुलकर रख सकते हैं। जी। हम या हमारे दर्शक उससे सहमत असहमत हो सकते हैं, उस पर डिबेट हो सकती है, वो डिफरेंट इशू है। नहीं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हम आमतौर पर रोज इस तरह की इस देश में एक चर्चा होती है कि कास्ट पॉलिटिक्स हो या ना हो, और तमाम आप मंचों के ऊपर, आप रूम के अंदर अगर आप पॉलिटिक्स की कैलकुलेशन करेंगे या रणनीति बनाएंगे तो वहां आप जात के ऊपर काम करेंगे भाई। ये देखिए राणा, जानना चाहता हूं जी कि कास्ट पॉलिटिक्स का फ्यूचर क्या है? नहीं, देखो सोशल इंजीनियरिंग, जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात एक जमाने में चौधरी चरण सिंह कर रहे थे, जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात फिर काशीराम ने की, जिस सोशल इंजीनियरिंग के बूते यूपी में मायावती और मुलायम सिंह जो है सत्ता में आए, जी, वो इक्वेशन, वो इंजीनियरिंग इस समय कहाँ है? उसका फ्यूचर क्या है? देखिए, ये एक थोड़ा सा एक देखिए जब तक इस देश में जात रहेगी, जाति के ऊपर काम होगा।
आप अगर सोशल मूवमेंट को देखेंगे, सोशल मूवमेंट से आप पहले अगर इस देश में धार्मिक मूवमेंट आप देखते हैं, आप सिखिज्म जो है, जो आपका जो 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 सिख धर्म है, वो सबसे आधुनिक और सबसे नया धर्म है, लेकिन वो भी कास्ट सिस्टम के ऊपर मतलब उसको ख़त्म करने के ऊपर है। बुद्धिज्म पनपा, वो भी जात के खिलाफ पनपा। आप जैनिज्म, हो सकता है कि आज तमाम जो जैन समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हिंदू लिखवा रहे हैं, वो एक विषय हो सकता है, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वही भद्रभाव है ना, यहीं के जो सनातनी हिंदू अपने आप को कहते थे, उनको यहाँ से छोड़ करके दक्षिण में जाना पड़ा। मेरी बात समझ रही है ना? तो देखिए, जब तक जाति रहेगी, जात के ऊपर चर्चा रहेगी, और जात को इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। देखिए, बड़ा बना बनाया एक खेल है, पूरी देश की राजनीति को, यानी आपको लगता है कि 2022 रहनी चाहिए, कास्ट एक फैक्टर रहेगा? क्यों नहीं रहनी चाहिए, क्यों नहीं रहनी चाहिए? देखिए, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ आपसे कि रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वो डिफरेंट इशू है। मैं प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है, ग्राउंड पे स्थिति क्या है, क्या वो रहेगी 2022 में इशू या नहीं रहेगी? आप क्या मानते हैं? देखिए, जिस देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभा में अगर अपनी जात उनको बतानी पड़ती है कि मैं पिछड़ा हूं, तो आप ये नहीं कह सकते कि जाति खत्म हो गई है। देखिए तमाम जो देखिए पॉलिटिकल मूवमेंट से पहले जो सामाजिक मूवमेंट पनपे हैं, और देखिए जाति को कौन खत्म करना चाहता है और जाति को बना के कौन रखना, ये पॉलिटिक्स मुद्दा नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स से पहले भी कहीं ना कहीं सामाजिक मूवमेंट की आप बात करेंगे, है ना। पॉलिटिक्स की बात करेंगे वो बात की चीज़ है, लेकिन सामाजिक मूवमेंट में आप ये देखेंगे कि जो जाति से परेशान है वो लोग जाति छोड़ना चाहते हैं, और जो जाति का बेनिफिट लेना चाहते हैं वो जाति को बना के रखना चाहते हैं। उम्मीद वो ये करते हैं कि जो जाति से पीड़ित है वो जाति की बात करना बंद कर दे। तमाम जो 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 आपका ओबीसी समाज है, जो आपका जो दलित समाज है, उनके तमाम जो उनके अंदर जो साधु संत जो सोशल रिफॉर्म जो पनपे, वो इस व्यवस्था के खिलाफ पनपे। अब ये भारत का आधुनिक रूप है। देखिए लोकतंत्र ने ये ताकत दी है। मैं चरण सिंह, जो स्वर्गीय चरण सिंह जी ने असगर बनाया, उन्होंने वो कंसेप्ट रखा, तब उस जमाने में जब कांग्रेस में जात नहीं है क्या? 90% लीडर आप एक निश्चित जाति के पैदा कर देते हैं। बीजेपी में लीडर्स नहीं है क्या? आप आरएसएस में जाति नहीं है क्या? जाति को बना के रखना चाहते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं। देखिए अंतर कहाँ है? अंतर यहाँ है कि जो दलितों का जो सोशल मूवमेंट है, या पिछड़ों का जो सोशल मूवमेंट है, या जो किसान जातियाँ हैं उनका जो सोशल मूवमेंट है, वो जाति में समानता चाहता है, और जो आरएसएस है वो उसका नजरिया जाति को लेकर के वो समरसता चाहता है, वो जातीय व्यवस्था को बना के रखना चाहता है। आरएसएस जातीय व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहता, वो तमाम जातियों के अंदर समरसता पैदा करके मतलब एक दूसरे में घोल बनाना चाहता है, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता कि जाति खत्म हो जाए। यही गांधी जी ने सफल प्रयोग किया। गांधी जी ने जब 1930 के आसपास बाबा साहब इस देश की जो एक लीडर्स, वीकर सेक्शंस के लीडर्स निकल के आए, तो गांधी जी के और बाबा साहब के बीच में ये एक डिफरेंस था। उन्होंने तमाम जीवन भर अपने साथ जो है गीता रखी। गीता का सीधा सीधा है कि जातीय व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि मैं वर्ण व्यवस्था का जो है वो जातीय व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, मनुवाद है, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन अगर आपने जाति को आप बना के रखना चाहते हैं और वो वीकर सेक्शन, आपको लगता है कि 2022 के चुनाव में कास्ट इक्वेशन बना पाएगी बसपा, बना पाएगी सपा, दोनों के बीच में कोई गठजोड़ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? बीजेपी रिपीट कर जाएगी बीएसपी, सपा और कांग्रेस के कंट्राडिक्शन में? क्या होने वाला? देखिए राणा जी, देखिए अभी कुछ ऐसे, देखिए ये लंबी लड़ाई है, चूंकि देखिए अब ये लंबी लड़ाई नहीं है डॉक्टर साहब जी। अब यूपी के चुनाव में महज 2 साल बचे हैं। बिहार का चुनाव लगभग तय हो गया है कि उसकी तारीखें जल्द डिक्लेयर हो जाएंगी। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस इशू की हैं कि कैसे इलेक्शन होगा, वोटिंग कैसे होगा जी। तो एक तरह से बिहार चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसके बाद बंगाल का चुनाव है, फिर उत्तराखंड का चुनाव है, और फिर यूपी का चुनाव है। तो बहुत दूर नहीं है अब यूपी का चुनाव। देखिए राणा जी, सरकारी जो व्यवस्था है, देखिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपको कुछ बहाने ढूंढने पड़ते हैं, ठीक है ना। आपको कोरोना मिला, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कोरोना उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। नहीं दोनों चीजें नहीं बिल्कुल नहीं राणा जी, मैं आपसे सत्ता पक्ष के बारे में मैं बिल्कुल कहूँ। देखिए मैं जानना चाहता हूँ कि विपक्ष कहाँ स्टैंड करता है, निश्चित रूप पॉलिटिकल बेस है, उसके जो वोटर्स का बेस है जी, वो कहाँ है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि सपा और बसपा एक साथ आए जी,
एक सोशल इंजीनियरिंग बनाने की कोशिश की ग्राउंड पे उन्होंने। जी जी। उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया, वो एक अलग चीज है, लेकिन काशीराम जी ने इसी एक्सपेरिमेंट को सफल किया था। जी। उसी बूते मायावती और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं यूपी में। जी। लेकिन आज वो एक्सपेरिमेंट एक बार किया गया, फेल हुआ। बहुत जल्दी ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, उनके एनालिसिस के पहले ही मायावती अलग हो जाती हैं समाजवादी पार्टी से। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या 2022 में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये सोशल इंजीनियरिंग फिर बनेगी, ये पार्टियां फिर एक साथ आ सकती हैं, अलग अलग चुनाव लड़ेंगी? एक साथ आती हैं तो क्या सीन होगा, और अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो क्या सीन होगा? राणा जी, ये सवाल जो है ये बड़ा गंभीर सवाल है और इसका कोई निश्चित जवाब तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने उसको जिस रूप में आप एनालिस्ट हैं, बिल्कुल 100%, नहीं बिल्कुल, देखिए एस्टिमेशन होते हैं, नहीं जो अतीत के अनुभव हैं, जी जी, अतीत के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करके, उनका एनालिसिस करके फ्यूचर के फोरकास्ट भी करते हैं। नहीं, जरूरी नहीं आपकी फोरकास्ट ठीक हो, लेकिन हम जानना चाहते हैं, क्योंकि देखिए राणा जी, आप देखिए राजनीति को इतना आसानी से तो नहीं आप कर सकते कि देखिए अब इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती। समय में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तमाम आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए होंगे। हमने विश्वविद्यालय में तमाम छोटी छोटी छात्र राजनीति हमने की है। आज अगर आप देखते हैं तो तमाम बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। कल आपको लगता था कि जातीय रिप्रेजेंटेशन दिखा करके आप कास्ट पॉलिटिक्स को साध सकते हैं। मान्यवर काशीराम जी ने इसका एक बहुत सफल प्रयोग किया और ये सच भी है, जिसको सोशल इंजीनियरिंग का आपने नाम दिया। वो ही इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, आज ये काम कांग्रेस भी बहुत पहले कर चुकी थी। कांग्रेस ने भी ये सब किया है। हालांकि आपको देखिए सत्ता में कौन है ये महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए सत्ता में आप किस रूप में जुड़े हैं, सत्ता के ऊपर काबिज आप हैं, बाकी लोगों को आप किस रूप में जोड़ रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। एक चीज़ का मैं जरूर कहूँगा जो मुझे समझ में आता है कि अब जो है भारतीय राजनीति में इस तरह की कास्ट पॉलिटिक्स से काम नहीं चल सकता कि एक ग्रुप यहाँ खड़ा हुआ, एक ग्रुप यहाँ खड़ा हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की सीटें 10, 5, 20, 50, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मैं मतलब ये आप जो 101% ऐसी जो विपक्षी दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं जी, और जो कास्ट इक्वेशन या यूं कहें कि रिफॉर्म, नहीं, देखिए राणा जी, मैं इस बात को लेकर के थोड़ा सा जो है, देखिए आप रीजनल पार्टियों के ऊपर आमतौर पे यही आरोप लगाते हैं कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो कास्ट पॉलिटिक्स करती हैं। आज बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में है, तीन मुख्यमंत्री आपको बनाने पड़ रहे हैं ना। एक क्षत्रिय समाज का मुख्यमंत्री, एक आपको ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री, एक आपका ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री, और दलितों को मुख्यमंत्री वो इसलिए नहीं बनाते कि दलित उनको वोट नहीं देते। ये चलो सोच रखा होगा, यानी ये एक कास्ट इक्वेशन है। नहीं, आप ये कास्ट पॉलिटिक्स है ना। मेरा मानना यह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनको यह मान लेना चाहिए कि भारतीय राजनीति में एक माहौल तैयार किया जा रहा है। आप अमेरिकन जो सिस्टम है ना कि आप एक तरफ डेमोक्रेटिक रहेंगे, एक तरफ रिपब्लिक रहेंगे, आपने देखा है ना कि आमतौर पे जो आरएसएस की जो सोच है वो 2 पार्टियों का राज चाहती है, वो क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की तैयारी है। देखिए आप कह रहे हैं, नहीं, निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है उसको बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया है, वो कास्ट बेसिस पे इक्वेशन बैलेंस कर रही है, बना रही है। जी। तो यही इसी फॉर्मूले पर रीजनल पार्टी सत्ता में आती रही हैं। जी। तो अगर उनका फॉर्मूला बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया है तो फिर रीजनल पार्टी के पास क्या स्कोप बचता है? देखिए राणा जी, वो कैसे अपनी पॉलिटिक्स को किस दिशा में ले जाएंगे, राणा कैसे बदलेंगे? जी, देखिए कास्ट पॉलिटिक्स में अगर आप उसको मोटा देखेंगे, हो सकता है कि कल जो है आप बड़ी कैलकुलेशंस कर रहे हो, आप क्षेत्र में जाकर के एक जाति का आपने लीडर खड़ा किया। आज ये नहीं हो सकता। आप तमाम पार्टियां मिलेंगी, आप ये चैलेंज नहीं कर सकते। आपको देखिए, मैं आज जो मुझे लगता है कि आपको भारतीय राजनीति को अगर आप इस नजरिए से जब तक नहीं सोचेंगे, कोई भी दल है, चाहे वो सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, जो सरकार में नहीं है, उनका जो गठबंधन है या गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये तो भविष्य के लीडर तय करेंगे। उनके जो लीडर्स है वो तय करेंगे। मुझे समझ में आता है आपको लड़ना ही पड़ेगा। बीजेपी की कास्ट पॉलिटिक्स को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आपको इंटरनल पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। आपको दिखा के आप गठबंधन करके बीजेपी को सत्ता में आज की उस रणनीति नहीं जमीन पर क्या विपक्ष ऐसा कर रहा है? नहीं, देखो राणा जी, देखिए अभी मैं मानता हूं कि देश के जो हालात है, चाहे वो महामारी का समय हो, वो मुद्दे बहुत जल्दी चेंज करते हैं। देखिए बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो मुद्दे बहुत जल्दी चेंज करती है और आमतौर पर आपको फंसा लेगी।
आप अभी चीन के ऊपर बात कर रहे थे, तुरंत वो कोरोना पे लेकर जाएंगे। कोरोना के नहीं, ये तो विपक्ष की दिक्कत नहीं, है नहीं, कि वो बीजेपी के इश्यूज के पीछे भागता है। कि देखिए, अब गठबंधन इस तरह का नहीं हो सकता। अब गठबंधन आप कि 4 सीटें आपके पास, 10 सीटें इसके पास, 25 सीटें ये गठबंधन नहीं चल सकता। भारतीय राजनीति में इस तरह का गठबंधन कामयाब होने की संभावनाएं बहुत कम है। आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि समय में मान्यवर काशीराम जी ने अपना कैंडिडेट 2 साल पहले तय किया। उसके पीछे उनका ये लॉजिक ये था कि उनका जो कैंडिडेट है उसके पास पैसा नहीं है ना। जो अमीर आदमी है वो चुनाव में 10 दिन में अपनी पूरी ताकत पैदा कर देता है, उसके पास संसाधन है। उनको मालूम था कि हमारे जो कैंडिडेट हैं, चूंकि वीकर सेक्शन के लोग थे, सोशल मूवमेंट से आ रहे थे, व्यापारी थे नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे। उस पैसे की भरपाई कहीं ना कहीं वो लंबे समय के साथ वो कर रहे थे। वो क्षेत्र में जाएगा। देखिए, आज आप कोरोना काल से गुजर रहे हैं, आज आप सभा नहीं कर सकते। अगर आप सभा करेंगे तो आपके ऊपर यह भी एक आरोप लग सकता है। देखिए, बैकफायर भी तो एक व्यवस्था होती है ना। अगर मैं आज ये कहूं कि मैं सड़क के ऊपर मूवमेंट करूंगा, ठीक है ना, आप मुझे बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल बढ़े हैं डॉक्टर साहब, हम आपके पास फिर आएंगे जी 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 और ये चर्चा जारी रखेंगे। अगले कुछ एपिसोड्स में हम आपसे और गहन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। और ये बड़ा सवाल है, महज 2 साल यूपी चुनाव में बचे हैं। बिहार, बंगाल होते हुए, उत्तराखंड होते हुए यूपी तक जब ये चुनावों की हवा पहुंचेगी तो आप ये तय मानिए कि बिहार के बाद ही एजेंडा सेट होने लगेगा यूपी इलेक्शन का। और चूंकि ये कहा जाता है, तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट ये कहते हैं कि बीजेपी जिस दिन सत्ता में आती है उसी दिन से वो इलेक्शन की तैयारी में जुट जाती है, नई इलेक्शन की। तो विपक्ष की तैयारियां ग्राउंड पर क्या हैं, इस पर हमने बात की डॉक्टर सतीश प्रकाश जी से। क्या कास्ट इक्वेशन रहने वाली है, क्या सोशल इंजीनियरिंग चलने वाली है, इन सब पर बात की। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा मित्रों। आप सहमत असहमत हो सकते हैं, आपकी सहमतियों और असहमतियों का स्वागत है। डॉक्टर साहब के निजी विचार हैं, हमारी सहमति असहमति स्वाभाविक है। तो आप अपना छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी मुझे, मेरी मेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ईमेल आईडी, तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं एक एपिसोड इस पे भी तैयार कर सकता हूं आपके वीडियोज़ को मर्ज करते हुए कि आप क्या सोचते हैं कि भविष्य की राजनीति किस तरफ जाने वाली है। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकें। नमस्कार। नमस्कार।